नमस्कार सभी साथियों का। आपके अपने एनके बिश्नोई ऑनलाइन क्लासेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश बिश्नोई आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इन दिनों हम ग्रेजुएशन और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, करंट से जुड़े कुछ इश्यूज और व्यवहारिक जीवन से जुड़े कुछ मुद्दों पर क्लासें चला रहे हैं। काफी समय से कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, मांग थी कि इस भागम भाग भरे भौतिकता के युग में जहां प्रतिस्पर्धियों की एक बहुत बड़ी भीड़ है, वहां वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं जिनमें नॉलेज के साथ प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। तो आज हम रणनीति के एक हिस्से पर बच्चों की मांग के अनुसार चर्चा करने वाले हैं। बच्चों की मांग थी कि सर घर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा इश्यू है कि कोई विद्यार्थी एक बहुत बड़ी सिटी से दूर एक गांव के अपने छोटे से घर में प्राकृतिक वातावरण में रह करके तैयारी कैसे कर सकता है। तो आज का हमारा ये सेशन घर पर तैयारी को लेकर के होगा। हम 5-10 मिनट उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए सकारात्मक हो सकते हैं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी किसी बड़ी सिटी में जाकर के तैयारी नहीं की, यहां तक कि किसी सिटी में भी नहीं गया। आज तक मेरी सारी स्टडी, इट मीन्स एजुकेशन प्लस जो प्रिपरेशन स्टडी है, वो सारी की सारी घर पर ही हुई। तो घर पे तैयारी करना कठिन जरूर है, लेकिन फायदेमंद बहुत ज्यादा है। और ह्यूमैनिटी के जो विषय है, मानविकी के जो विषय है, उन विषयों में आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में सब चीजें घर बैठे अवेलेबल है, जैसे आप अभी ले रहे हैं। तो मैं मेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें और कुछ व्यवहारिक बातें हैं उसको आप तक लाऊंगा। सबसे पहले तो ये प्रश्न क्यों उठता है घर बैठे तैयारी करने का। लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा कल्चर आजकल चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है, ग्रुप स्टडी का एक बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है। फिर भी उस कल्चर में ये प्रश्न क्यों उठता है कि घर बैठ करके तैयारी करें। जहां तक मेरा विचार है, दो चीजें हैं। एक तो हमारी मजबूरियां हो सकती हैं और दूसरा कुछ हमारी सहूलियत भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको घर बैठ करके ही तैयारी करनी चाहिए। आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। देखो मजबूरी क्या है, मैं बालक और बालिका दोनों के संदर्भ में बात करूंगा। बालकों के संदर्भ में सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि या तो वित्तीय मैनेजमेंट नहीं हो पाता है परिवार की वजह से, जिससे बच्चे को बाहर किसी सिटी में भेजा जा सके। एक तो ये मजबूरी है। दूसरी ये मजबूरी है कि कोई जिम्मेदारी है परिवार के अंदर, जैसे किसी के पिताजी की डेथ हो चुकी है या कोई एकल परिवार वाला व्यक्ति है, वो विद्यार्थी बाहर जाकर के तैयारी नहीं कर सकता। तो जिम्मेदारी एक मजबूरी है, उनको परिवार चलाना भी एक मजबूरी है। और बालिकाओं के संदर्भ में सबसे बड़ी मजबूरी है कि गांव की बालिका को यदि ग्रुप नहीं मिलता है तो प्रत्येक पिताजी या प्रत्येक माताजी के मन में वर्तमान जमाने को लेकर के संशय रहता है। इसलिए किसी बड़ी सिटी के अंदर बालिका को अकेला भेजना थोड़ा वो असहज महसूस करते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम घर बैठ करके पढ़ें। सहूलियत क्या है? मैं मजबूरी से ज्यादा सहूलियत पर ध्यान देना चाहता हूं। सहूलियत बहुत ज्यादा है। नंबर एक,
आप पर कोई इकोनॉमिक बॉन्ड नहीं रहेगा, कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं रहेगा। आज के जमाने में सबसे बड़ी गरीब परिवार या सामान्य परिवार के लिए सबसे बड़ी बात होती है आर्थिक प्रतिबंध। घर बैठे तैयारी करने में कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं है। आप घर का अनाज, घर का पेय पदार्थ और घर की शुद्ध हवा, उनमें रह सकते हैं। तो नंबर 1, आपको किसी भी तरीके की वित्तीय परेशानी नहीं होगी, ये पहली सहूलियत है। दूसरी सहूलियत और सबसे बड़ी सहूलियत है तनाव मुक्त अवस्था होगी। तनाव मुक्त अवस्था, देखो तनाव मुक्त अवस्था की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक परिवार या एक फादर अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को 12 महीना या 2 साल तक किसी बड़ी सिटी में रखता, वो इस उम्मीद के साथ रखता है कि 12 महीने या 2 साल बाद मैं उन पर लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्च करूंगा तो उसके बाद मेरा बच्चा या बच्ची सफल होकर के घर लौटेगा। तो वो जो बच्चा सिटी के अंदर तैयारी कर रहा है उस पर एक इकोनॉमिकली रूप से मेंटली प्रेशर रहेगा कि मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे सेलेक्ट होना है। लेकिन आप यदि घर बैठ करके तैयारी करते हैं तो आप पर वो तनाव की स्थिति नहीं आएगी, ये मैंने खुद महसूस किया है। और जब आपके दिमाग पर, आपके मन मस्तिष्क पे तनाव नहीं होगा तो आपकी स्टडी बहुत तेज गति से ग्रोथ करेगी। ये रियली बात मैं बता रहा हूं। तो एक तनाव मुक्त अवस्था आपके घर में मिलेगी। और नेक्स्ट चीज, एक शुद्ध वातावरण मिलेगा। देखो सारा माइंड का गेम है। यदि आपका माइंड, आपका मस्तिष्क पॉजिटिव होकर के किताब पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है तो याद रह पाएगा। और यदि आपके मस्तिष्क के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है और आसपास के वातावरण में बहुत सारा ऐसा तनाव वाली चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप उस वातावरण से सुटेबल नहीं हो पाएंगे। सिटी के एक छोटे से कमरे में जहां गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, कूलर में हवा बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी कंडीशन में आपका चिपचिपा भरा वातावरण है, वहां पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन गांव में एक शुद्ध वातावरण मिलता है, इसलिए वो पढ़ने के लिए उत्साहित करता है आपको। ये चीजें सहूलियत की है। और भी बहुत सारी है, मैं सारी बातों पर जिक्र नहीं करना चाहता हूं, बस 2 ही बात मैं कह देता हूं। तनाव मुक्त अवस्था आपकी सहूलियत है, आपका कोई वित्तीय बोझ नहीं होगा और आप घर के काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और बालिकाओं के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है उनके परिवारजनों की, और उनके खुद की एक सिंपैथी रहती है परिवार के प्रति कि मैं परिवार के बीच में रह करके पढ़ पा रही हूं। अब हमें करना क्या चाहिए? ये तो मजबूरी क्या है और सहूलियत क्या है, मूल चीज ये आती है। अब हम घर पर रह करके तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आपको दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, न लाइब्रेरी का विकल्प है, न किसी सिटी का विकल्प है, न किसी ग्रुप स्टडी का विकल्प है। मुझे तो केवल घर पे रह करके ही पढ़ना है और यहीं से सफल होना है। तो सबसे पहले आपको दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। और जब आपके दिल दिमाग में दृढ़ इच्छा शक्ति पनप जाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता तक जाने से रोक सके। तो दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कीजिए। दूसरा, आप यदि घर में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पढ़ाई का एक वातावरण होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे आज किसी रूम में पढ़ रहे हैं, कल किसी गैलरी में पढ़ रहे हैं, परसों किसी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं या चारपाई लेकर के पढ़ रहे हैं। आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में एक स्थान तय कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए, चाहे वो कोई रूम या छोटा कमरा हो सकता है। यहां तक कि मैं कहूँगा आपके कमरा नहीं है तो एक छोटा सा छप्पर एक एकांत में बना दीजिए। एक छोटा सा छपरा आप अपने एकांत में बना दीजिए, उसके ऊपर आप प्लास्टिक डाल दीजिए ताकि बारिश के अंदर पानी अंदर नहीं आए। चारों तरफ से अच्छा उनको पैक कर दीजिए। देखो परिस्थितियां बाधा जरूर उत्पन्न करेगी लेकिन वो आपको सफल होने से रोक नहीं सकते। इसलिए ये जरूरी है कि आपके स्टडी का वातावरण होना चाहिए और जगह फिक्स होनी चाहिए कि मुझे वहां बैठ करके ही पढ़ना है और कभी भी आपको चारपाई पे नहीं पढ़ना है।
क्योंकि जितनी ज्यादा कंफर्टेबल चीजें होगी उतना ही आलस पैदा करेगी। आपको हमेशा कुर्सी और टेबल के साथ पढ़ना है या स्टूल और टेबल के साथ पढ़ना है। आप जहां पढ़ रहे हैं, जहां आपने अपना स्टूल टेबल सेट किया है, उसके पास में ही आपकी किताबों की व्यवस्था होनी चाहिए। सारी किताबें जो आप पढ़ रहे हैं वो पास में होनी चाहिए। देखो आपको ऐसा क्या है, हम दूर से भी ले आएंगे, कमरे में पड़ी है तो ले आएंगे नहीं, क्योंकि एक मस्तिष्क को अच्छा वातावरण देने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो आप जहां पढ़ रहे हैं उसके पास सारी बुकें होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, आप जिस रूम में, जिस सफर में, जिस जगह पढ़ रहे हैं उसके आसपास कुछ स्लोगन लगे हुए चार्ट होने चाहिए। आप जहां बैठते हैं उस टेबल के सामने वाली दीवार पे, उस टेबल के राइट लेफ्ट या किसी खूंटी में कुछ पोस्टर टंगे हुए होने चाहिए और उस पर कुछ स्लोगन लिखे हुए होने चाहिए जो आपको हर समय इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि मुझे उठना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है। और आपका जो टारगेट है उस टारगेट को हमेशा उस स्लोगन पे लिखना है। जैसे कि मुझे आरपीएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे लेक्चर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हर समय उस स्लोगन की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां आप बैठ रहे हैं उसके आसपास एक वातावरण क्रिएट होगा। वातावरण क्रिएट होगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो बैठने की जगह निश्चित होनी चाहिए, इन्वायरमेंट आसपास स्लोगन होना चाहिए और आपका एक ध्येय वाक्य होना चाहिए जो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ध्येय वाक्य, जैसे मैंने हमेशा मेरा एक ध्येय वाक्य माना है, मुझे उस मंजिल तक जाना है। मुझे उस मंजिल तक जाना है। इसी तरीके से आप भी अपना ध्येय वाक्य बना लीजिए, हमेशा उसको ध्यान में लाइए। और नंबर नेक्स्ट, आप अपना आइडियल तय कीजिए। बहुत सारे आदर्श मिलेंगे, आईपीएस है, आरएएस है या कोई टीचर जो आपके गांव से ही बना है, और उसकी जीवनी आपके पास में होनी चाहिए। जीवनी या उसकी जो वृतांत है उनका हर समय आपके दिमाग पर असर पड़ना चाहिए कि काश फला व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने 2005 या 4 की किसी आईपीएस की कहानी पढ़ी थी, गोविंद जायसवाल नाम के व्यक्ति की। उस समय यूपीएससी में अच्छी रैंक से वो सेलेक्ट हुए थे। उस कहानी ने मेरे मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला कि वो गांव का अभावों में पला हुआ बच्चा भी इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो ये सारी चीजें आपको घर बैठ करके पढ़ने में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी। तो आपका वातावरण हो गया, आपके बैठने की स्थिति आपकी सेटिस्फाई है, आप जगह से आप सेटिस्फाई है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका समय चक्कर होना बहुत जरूरी है, अर्थात समय सारणी होनी बहुत जरूरी है। चाहे आप घर पे रह करके पढ़ो, चाहे आप बाहर रह करके पढ़ो, घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे के लिए समय सारणी का होना आवश्यक है। आपको सुबह कितने बजे उठना है, उठने के बाद कितने घंटे पढ़ना है, कब आपको खाना खाना है, कितना दिन में सोना है, वापस कब बैठना है, रात को कितना पढ़ना है और रात को कब सोना है। ये पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। और जिसके पास समय सारणी नहीं है वो अपना पूरा टाइम स्टडी में नहीं दे सकता। आप यदि दिन में खेलना चाहते हैं तो आपके खेल का भी समय होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे खेलूंगा। क्योंकि ये सब करने से आपका एक माइंड सेट हो जाता है कि मुझे कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और जिस व्यक्ति का ये माइंड सेट हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक सके। आप यदि रोजाना 24 आवर में से 4 से 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप आरएएस बन सकते हैं, गारंटी के साथ कहता हूं मैं।
और 3 से 4 घंटे आप कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, तो लेक्चर, टीचर, ग्राम सेवक, कोई आपको रोकने की ताकत किसी में नहीं है। लेकिन कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी समय सारणी होनी चाहिए। उसके बाद समय सारणी के अंदर जो पढ़ाई है, सब्जेक्ट का भी अपना अपना टाइम टेबल होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। जहां तक मैं मेरी बात करूं, मैंने वार वाइज, डे वाइज टाइम टेबल बनाया था कि मुझे सोमवार को क्या पढ़ना है, मंगलवार को क्या पढ़ना है। क्योंकि जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर की तैयारी की थी तो ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो मैंने तय किया कि सोमवार को ज्योग्राफी के ये पार्ट पढ़ने, मंगलवार को ये पढ़ने, बुधवार को ये पढ़ने। तो आप अपनी, वो मेरी असहूलियत थी, आप अपने हिसाब से डे वाइज अपना टाइम टेबल बना दीजिए। भले ही आप एक एक बुक को पढ़ रहे हैं तो भी आपको बताना है कि सोमवार को इतने बजे से इतने बजे तक मुझे एसएसटी पढ़नी है, एसएसटी में सोशियोलॉजी पढ़नी है, जो भी पढ़ना है। मंगलवार को इतने बजे से इतने बजे तक सोशियोलॉजी पढ़नी है, एसएसटी पढ़नी है, एसएसटी में पॉलिटी पढ़नी है। इस तरीके से आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, आधा आधा या एक एक घंटे का टाइम टेबल नहीं, एक बुक को कम से कम 2 या 3 घंटे आपको पढ़ना है। तो रोजाना में इस तरीके से आप टाइम दोगे तो धीरे धीरे आपका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि मेरा समय कम पड़ रहा है, मैं जल्दी उठूं, लेट सोऊं। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल भी होना चाहिए। मैं बात ही बालक और बालिका दोनों के लिए कर रहा हूं। बालिका का कुछ मैं अलग से कह देता हूं, महिलाएं गृहिणी, उनकी जो कुछ समस्याएं होती है उनके लिए मैं अलग से भी इसमें बात बताऊंगा। उसके बाद एक प्रश्न होता है कि नींद कब लें और कितनी लें। कुछ लोग आपको कहते होंगे कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि दिमाग फ्रेश रहता है, लेकिन मैं इस चीज का पूर्णतः पक्षधर नहीं हूं कि सुबह जल्दी उठ करके प्रत्येक बालक पढ़ सकता है। मैं ये कहता हूं कि जब तक आपका मस्तिष्क पढ़ने के लिए राजी है, तैयार है, तैयार होने का मतलब जब तक आपको याद रह रहा है रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप आराम से पढ़िए। और जब आपका मस्तिष्क मना कर देता है तब आप सो जाइए। और पढ़ने वाले बच्चे के लिए 6 घंटे नींद सफिशिएंट है। आप यदि हार्ड वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, केवल बैठे बैठे पढ़ते हैं, तो आपकी 6 घंटे नींद काफी है। अब यदि मैं इसका उल्टा कैलकुलेशन करूं, 24 घंटे में से आप 6 घंटे सोए, मतलब 18 घंटे आपके पास है। 18 घंटे में से 2 घंटे आप खाने के लिए दे सकते हो, 16 घंटे आपके पास है। 16 घंटे में से 2 घंटे आप अपने शरीर को तैयार करने में दे सकते हैं, 14 घंटे आपके पास है। 14 घंटे में से 1 घंटा आप खेल में, 2 घंटा मान लो तो खेल में या अन्य किसी चीज में बिता देते हैं, फिर भी आपके पास 12 घंटे शेष है। अब इतना उल्टा कैलकुलेशन करने के बाद भी 12 घंटे आपके पास बचते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं 5 घंटे पढ़ लें, 6 घंटे पढ़ लें, बाकी वाले 6 घंटे क्या करेंगे। इसलिए कैलकुलेशन हमेशा उल्टी करना, ताकि आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा समय हमारे पास रहता है। तो नींद जब भी आपके दिमाग में आए, आपको मन करे, तब सो जाइए, वापस उठें, वापस पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, कभी कभार देखो, गांव की एक समस्या होती है घर की, कि आज कोई सामाजिक प्रोग्राम हो गया, थोड़ा एक चीज में आपको यहाँ पर, तो आपको थोड़ा कम सामाजिक रहना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आपको असामाजिक बनना है, लेकिन थोड़ा कम सामाजिक बनना पड़ेगा। जो लोग समझने वाले हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे कि ये बच्चा पढ़ रहा है या ये बच्ची पढ़ रही है, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब ना करें। जहां जरूरी है वहां जाकर के आ जाइए। और हाँ, यदि आज आपका 2 या 3 घंटा वेस्ट हुआ है, तो आप उस 2 या 3 घंटे को अगले दिनों में निकालने की कोशिश कीजिए। आधा घंटा नींद को कम कीजिए, समय को कम कीजिए, खाने वाले समय को थोड़ा कम कर दीजिए, और वो 3 घंटे रिकवर होने चाहिए। ये मेंटलिटी सेट होनी चाहिए कि रोजाना 10 घंटे पढ़ना है तो 10 ही पढ़ना है। किसी दिन यदि अपन 8 पढ़े हैं तो 10 के बजाय किसी दिन 11 पढ़ना पड़ेगा।
इस तरीके की मेंटेलिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूं कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपको डर तो किसी बात का है नहीं घर पे रह करके, क्योंकि आपने कोई वित्तीय बर्बादी की नहीं, आपने किसी लोगों के बहाने सुने नहीं। लोग कहते हैं कि उसका बच्चा सिटी में आवारागर्दी करता है, वो क्या नौकरी लगेगा, वो कोई बहाना आपने सुना नहीं। आप घर बैठे हैं, आपके माँ बाप के बीच में बैठे हैं, आपके माँ बाप का प्यार और स्नेह मिल रहा है, हर समय पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में क्रिएट होती रहेगी। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको इतना स्ट्रांग बनाएगी कि आप अपनी मंजिल तक जरूर जा पाओगे। तो इसलिए आपका जो मैनेजमेंट है, डे मैनेजमेंट, वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, महिलाओं के लिए घर के जो काम है उनका भी टाइम होना चाहिए। जैसे आपको सुबह का 3 घंटा मैक्सिमम टाइम सुबह रहता है, झाड़ू पोछा लगाना या घर के काम करना, आप अपने टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए कि मुझे 6 बजे उठ करके या 5 बजे उठ करके, या जैसे देर नाइट आप पढ़ते हो तो सुबह 7 बजे उठ करके 10 बजे तक घर के सारे काम निपटा देने। एनी हाउ मुझे 10 बजे तक घर के सारे काम निपटा देने हैं, और आपको उसमें फास्टली काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कुछ अलग करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो आप फास्टली 2-3 घंटे वो काम आप निपटा सकते हैं। उसके बाद आप अपना टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना है, रात को घंटा 2 घंटा जो भी आपका काम होता है खाना बनाने का, उसको निपटा करके देर रात तक पढ़िए। और महिलाओं को मैं ये सलाह देता हूं, आप रात को ज्यादा पढ़िए, और दिन में यदि आपको टाइम मिलता है तो 2 घंटे आप रेस्ट कर लीजिए। और हाँ, जो खाना बनाने का काम है उस समय आप 1 घंटा जब खाना बनाते हैं तो अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करें। जब भी आप पढ़ते हैं, ये मैं बच्चों के लिए भी कह रहा हूं, खाना खाते समय या जब भी आपका माइंड नहीं चल रहा है पुस्तक को पढ़ने में, तो आप ऐसा करें कि आप किसी टॉपिक पर 10 मिनट या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे आपने सोशियोलॉजी में एसएसटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस की किसी चैप्टर का 10-15 मिनट का ऑडियो बना लिया। ऐसे 8-10 जब भी आप फ्री बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट आप ऑडियो बना लीजिए। बालिकाएं जब खाना बनाती है उस ऑडियो को स्टार्ट कर दीजिए। जब आप खाना खाते हैं उस ऑडियो को स्टार्ट कर दीजिए। जब बच्चे खाना खाते हैं ऑडियो को स्टार्ट कर दीजिए। रात को जब आप सोते हो, कई बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, वो भी ये गांव और शहर में रहने वाले दोनों बच्चों की, कि सर नींद जब सोते हैं तो समय पर नींद नहीं आती है, तड़पना पड़ता है। बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मानसिक लोड इतना रहता है एग्जाम का कि तड़प तो होती है। उस समय नींद का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो ऑडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर दीजिए और आप ध्यान से उसकी तरफ सोचिए, उसको याद करने की कोशिश करनी है। 2 मिनट में आपको नींद आ जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो खुद की ऑडियो बना दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले आप उस ऑडियो को स्टार्ट करके खाना बनाते समय, खाना खाते समय, जब भी फ्री बैठे हैं, किताबों का पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उस समय उस ऑडियो को पढ़िए। और हाँ, ज्यादा आपको YouTube के मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार इतना भरा पड़ा है कि आप उसमें से छांट नहीं सकते हैं। तो उससे आप कम, आपको यदि कोई एक चैनल अच्छा लगता है तो आप उस चैनल को ही पर्टिकुलर पढ़िए। और जिन्होंने कोर्स ले रखा है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स, उनका भी एक टाइम फिक्स कर दीजिए। जैसे रात दिन में 4 बजे या सुबह जल्दी। देखो, सुबह जल्दी आप वीडियो देखते हैं, थोड़ा मस्तिष्क पे भार पड़ता है। सुबह के बाद कभी भी, जैसे आप फ्री बैठे हैं, नोट्स नहीं बनाना यदि किसी वीडियो में, जैसे आप खाना खाते समय या खाना बनाते समय उस वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, घर पर पढ़ना कठिन है लेकिन बहुत ज्यादा लाभदायक है। और एक जब आप एग्जाम देने जाओगे उस समय आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि मैंने तो कुछ खोया ही नहीं है, केवल मैंने टाइम स्पेंड किया है, मैंने कोई
वित्तीय खोया नहीं है, मैं कभी परिवार से बाहर नहीं रहा या नहीं रही, तो मुझे ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ कि मैं लंबे समय से बाहर हूं, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज आप पर नहीं रहेगी। तो आपका जब एग्जाम हॉल का एनवायरनमेंट होगा, मेंटली एनवायरनमेंट, वो बहुत स्ट्रांग होगा, और वो जो स्ट्रांग एनवायरनमेंट है वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए ये बारीक बारीक चीजें हैं, इनको आप नोट करके, और मैं तो मानविकी के विषयों को पढ़ने वाले बच्चों को यही सलाह देता हूं कि आप घर पर बैठ करके पढ़िए, और यदि कोई आपकी समस्या आती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं घर पर रह करके पढ़ता हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप बेशक मुझे बताइए। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9610464633, जरूर मेरे से जो हो सकती है वो मैं आपको हेल्प करूंगा। हमारा एक मिशन है कि अधिक से अधिक बच्चे एकेडमिक स्तर पर क्वालिटी के साथ आगे बढ़े और जीवन में सफलताएं प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी सेशन को लेकर हम आगे और हाजिर होंगे।